स्टेशन आईडी ब्रेक से हम वापस आ गए हैं और आज हम टॉक शो से ही अपने दूसरे घंटे का आगाज़ करेंगे। और क्योंकि आज बच्चों का आलमी दिन है और बच्चों के आलमी दिन पे ही टॉक शो करना है। मैं एक जोक जो है ना, रियल जोक सुनाना चाहता हूँ, जो अब वैसे तो जोक है लेकिन है रियलिटी। उस जोक को मैं सुना के फिर मेरे सोफी ख्याल आपने। में आप मेरे टॉक शो के बाद सुनाएंगे। चलें ठीक है, आपके टॉक शो के हाँ। बाद वो जोक्स है बच्चों से ही मुतालिक तो। हाँ, लेकिन ऐसा भी जोक ना हो कि मेरे सारे टॉक शो का असर खत्म हो नहीं, जाए। असर असर से रिलेटेड कोई नहीं है, जोक एक है, अगर जोक आप है। उसको कह रहे हैं तो जोक तो हंसने के लिए होता है, आई थिंक। और मैं बात करने लगी हूँ सीरियस। अच्छा, आप सीरियस बात करने आए, लेकिन तो मेरे चलें। ख्याल में ये नेक्स्ट वीक के लिए आप रखें, इससे कि फिर मेरे टॉक शो का जोक से कोई ताल्लुक नहीं है मेरे टॉक शो का। ओके। जी, तो आज का टॉक शो बच्चों का आलमी दिन, और उस पे मैं टॉक शो जो करने लगी हूँ तो मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों के मुत्तलिक मेरी क्या राय है, कि हम बच्चों से किस तरह डील करते हैं, बच्चों से किस तरह डील करना चाहिए और बच्चों को किस तरह ग्रो अप करना चाहिए। ये मेरा अपना आइडिया है, आप लोगों का हो सकता है दूसरा हो, लेकिन मैं बच्चों के बारे में आई थिंक मैं बड़ी सेंसिटिव हूँ। बच्चे मुझे बहुत 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 पसंद है, बिल्कुल मेरे लिए एक जैसे एंजल है, एक अल्लाह ताला की ऐसी नेमत जो वाकई हमारी ज़िंदगियों को हरा भरा कर देती है, हमारी ज़िंदगी को एक मकसद मकसद बताती है, हमें एक मकसद बना देती है, जिस मकसद के तहत मैं सोचती हूँ कि अगर हमें अपने बच्चों को रेज़ नहीं करना होता, या ये सिलसिला ही नहीं होता बच्चों का, तो क्या होता, हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरती है दिन रात बोर से, बिल्कुल बेवजह बेमकसद, कोई उसका मकसद ना होता तो फिर कैसे होती ज़िंदगी। तो खैर, आज मैं बताऊंगी बच्चों को, बच्चों के आलमी दिन पे मेरे टॉपिक है बच्चों के लिए औज़ार, असासा या रूटीन ज़िंदगी। ये हमारे बच्चे हमारे लिए क्या हैसियत रखते हैं, हर एक को अगर अलग अलग मुल्कों में इसका अलग अलग जवाब होगा, तो यही कह रही हूँ मैं कि हमारे बच्चे क्या हमारे औज़ार हैं, असासा हैं, या एक रूटीन लाइफ है कि लाइफ इसी तरह चलती है, लोग मिलते हैं, शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चों को पालते हैं, बुढ़ापा आ जाता है, बढ़ जाते हैं। तो ये रूटीन है, ज़िंदगी है, असासा है कि औज़ार है। आज का टॉक शो मैंने कहा कि बच्चों के आलमी दिन पर है, इसलिए मैं इसको इसी तरह शुरू करूंगी, एक तस्वीर के जिक्र से। एक तस्वीर के बारे में आपको बताऊंगी, जो एक बिलबोर्ड की सूरत एक जगह आवेज़ा है। मेरा वहाँ से रोज़ाना गुज़र होता है, मैं आखिर में आपको बताऊंगी ये तस्वीर कहाँ लगी हुई है। मेरा वहाँ से रोज़ाना आना जाना दोनों होता है, और इस तस्वीर के झूठ पर हमेशा एक ही सोच मेरे जहन में आती है कि यही तस्वीर यहाँ पर मजाक बन के रह गई है। अगर मैं यहाँ पर अमेरिका में रहते हुए देखती हूँ और उसको उस जाविये से देखती हूँ कि जो यहाँ पर बच्चों का हाल है और बच्चों को किस तरह ग्रो किया जाता है, तो मुझे ये एक मजाक लगती है। लेकिन यही तस्वीर अगर इंडिया या पाकिस्तान के किसी बिलबोर्ड पर लगी हुई होती तो शायद इतनी मज़ाया खेज़ ना लगती, मगर अमेरिका में लगी हुई तस्वीर एक खुला झूठ लगती है। चलें, अब इस तस्वीर की मैं कुछ डिटेल्स आपको बताऊंगी। ये एक बड़ी सी तस्वीर है जिसका टॉपिक है फ्लिपिंग एंड केयरिंग। उसके ऊपर बड़ा सा टाइटल लगा हुआ है, फ्लिपिंग एंड केयरिंग। इस बड़ी सी तस्वीर को दो हिस्सों में बीच में से लकीर की सूरत में डिवाइड किया गया है। पहली साइड में दिखाया गया है कि एक बच्ची बीमार है जो तकरीबन 10-12 साल की है, और उसकी अम्मी बड़े प्यार से उसको दवाई पिला रही है। और इस तस्वीर के इस हिस्से में बच्ची के नाम के आगे मैरी लिखा है, और बच्ची की माँ के आगे सिर्फ ये लिखा है मैरीज मदर। और इस तस्वीर के दूसरे हिस्से में बताया गया कि बिस्तर पर एक औरत बीमार पड़ी है और उसके आगे लिखा है मैरीज मदर, और जो नौजवान लड़की उसे दवाई पिला रही है उस पर लिखा है मैरी। यानी ये इस तरह से स्विच हो गए, फ्लिप हो गए। पहले जो बच्ची को माँ दवाई पिला रही थी, अब वो बच्ची बड़ी हो गई और अब माँ बीमार है और बच्ची उसको दवाई पिला रही, और इस पर लिखा है फ्लिपिंग एंड केयरिंग। मतलब इस तस्वीर का साफ जाहिर है कि माँ बच्चे का बचपन में ख्याल रखती है और बच्ची बड़ी होकर माँ का बुढ़ापे में ख्याल रखती है। अब चूंकि मज़ाया खेज तस्वीर किसी भी अमेरिकन पेरेंट्स पर और ना ही मगरबी ममालिक के बच्चों पर फिट आती है। अब मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि इसकी दो वजह है। वजह तो बहुत सारी है, लेकिन दो मेन वजह मैं आपको बताना चाहूँगी। कुछ दिनों पहले ही मुझ पर जो एक वजह बहुत ही क्लियर हो गई, मतलब पहले मैं इस वजह को सोचती रहती थी, देखती रहती, ऑब्जर्व करती रहती थी, लेकिन मैं इसे वहम समझती थी। यानी मेरा अक्सर लाइब्रेरी जाना होता है, मैं लाइब्रेरी में जाती हूँ, मेरे घर के पास ही लाइब्रेरी है, अक्सर बुक्स वहाँ से इशू करके लाती हूँ। और अक्सर ये होता था कि जब मैं 7-8 बजे लाइब्रेरी में जाया करती थी बुक्स को रिटर्न करने,
और फिर 15-20 मिनट बैठ भी जाया करती थी। तो वहाँ पर मैं देखती थी कि जो स्कूल 3 बजे छुट्टी होती है जिन स्कूलों की, वहाँ के बच्चे, स्कूल के बच्चे वही बैग स्कूल का लेकर उस लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं। कुछ कंप्यूटर्स पे खेल रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, और सबके उम्र देखे जाए तो 10, 12, 13 साल। तो मुझे ये वहम होता था कि चलो शायद आज उनकी माँ, पेरेंट्स को कहीं जाना होगा, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी, इसलिए बच्चे बैठे। लेकिन ये मुस्तकिल मैं देखती रही, और एक दफ़ा तो ये हद हो गई कि कुछ बुक्स मैंने लाइब्रेरी से इशू की थी और मेरा उस बुक्स को रिटर्न करना बहुत ज़रूरी था, ऐसे कि उसके बाद दूसरे दिन से फ़ाइन शुरू हो जाता था। बुक्स मेरी गाड़ी में थी, और चूंकि मैं बहुत दूर से ड्राइव करके आ रही थी, इसलिए मैं तकरीबन 9:30 पर पहुंची, जबकि 9 o'clock पर लाइब्रेरी बंद होती है। मुझे ख्याल हुआ कि चलो ड्रॉप बॉक्स में डाल दूंगी, और जब वहां पहुंची तो तकरीबन 5-6 बच्चे, जो तकरीबन 12 से 15 साल के होंगे, वो अपने स्कूल बैग के साथ लाइब्रेरी के बाहर बेंच पर सर्दी में बैठे हुए अपनी माँ का इंतज़ार कर रहे थे, अपने पेरेंट्स का। ये वही बच्चे हैं जो सुबह 6:30 से 7 बजे के दरमियान घर से स्कूल के लिए अपने माँ बाप की गाड़ी में बिठा दिए जाते हैं, और अक्सर तो स्कूल शुरू होने से पहले ही स्कूल में लाकर फेंक दिए जाते हैं, और वहीं पर स्कूल में ही वो ब्रेकफास्ट भी करते हैं। और अक्सर बच्चे, चाहे उनकी कितनी ही तबीयत ख़राब क्यों ना हो, उन्हें दवाई पिलाकर स्कूल छोड़ दिया जाता है, इसलिए कि पेरेंट्स को जॉब पर जाना होता है और वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि छुट्टी करें। अब इस तस्वीर को आप एक मजाक ही तो कह सकते हैं ना, जिसमें बच्चे का ख्याल करते हुए, दवाई पिलाते हुए बताया गया है। वो बच्चे कोई ख़ास होते होंगे जिनको इस तस्वीर में आवेज़ा किया गया है, या वो बच्चे जो लाइब्रेरी के बाहर इतने थके हुए नज़र आते कि एक लम्हे को मेरा दिल चाह रहा कि मैं इन सब बच्चों को अपने घर की एक एक डुप्लीकेट चाबी बना दूं और दे दूं, और कहूं कि जब स्कूल से छुट्टी हो जाए तो मेरे घर आ जाना, और वहाँ फ्रिज खोल कर खाना भी खा लेना, आराम से बिस्तर पर सो भी जाना। वो बच्चे जिन्हें आराम करने के लिए घर तक नसीब नहीं, जो हर बच्चे का पैदाइशी हक है, वो उसे नसीब नहीं, और उम्मीदें हैं कि वालिदैन बुढ़ापे में बीमार होंगे तो बच्चे उनके करीब अपने जॉब पर से छुट्टी लेकर उनके बिस्तर पर बैठे और खिदमत करेंगे। हम सबको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि बच्चों और वालिदैन का जो रिश्ता है वो दरअसल गिव एंड टेक का रिश्ता है। बच्चों के बचपन को आप कितने प्यार से हैंडल करते हो और कितने प्यार और भरोसे से उनकी परवरिश करते हो, इतने ही प्यार से और भरोसे से आपका बुढ़ापे को भी संभाला जाएगा। सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल, जिस पे मैंने एक आर्टिकल लिखा था, जो मैंने व्हाइट हाउस भी भेजा था और जिसे ओबामा ने भी बहुत अप्रिशिएट किया था, वो भी एक इस बात की जिंदा मिसाल है। वो बच्चे ने क्यों शूटिंग करी थी? इससे कि वो सिर्फ माँ को जॉब पे जाते हुए उससे एक 5 मिनट मांग रहा था, उसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। ये देखें ना किस तरह से निगलेक्ट किए जाते बच्चे, और हम मना रहे हैं बच्चों का आलमी दिन। इस बात की शूटिंग का मैंने बताया कि बच्चे को सिर्फ अच्छी खुराक और ऑर्गेनिक फूड ही ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उसे मोहब्बत और अटेंशन की भी ज़रूरत होती है। और बच्चों की ही क्यों मिसाल दें, ये तो मोहब्बत और अटेंशन तो हमारे हर इंसान की ज़रूरत है। एक चलता फिरता इंसान को आप जिंदा तो कह सकते, मगर जिंदा दिल बगैर मोहब्बत और अटेंशन के नहीं हो सकता। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मकान और घर में फ़र्क होता है। अब आते हैं मेरे टॉक शो के टॉपिक की तरफ, औजार, असासा या रूटीनी ज़िंदगी। अभी जो तस्वीर की बात मैंने की और लाइब्रेरी में देखे हुए बच्चों की बातें की, मेरे ख्याल से ये बच्चे उन कैटेगरी में आते हैं जो वालिदैन की एक डेली रूटीन की कैटेगरी आते हैं। जैसे वालिदैन रोज़ाना उठते, जॉब पर जाते, जॉब से वापस आते और कमाए हुए पैसों से बच्चों को फीड करते। उनकी दिन भर की मेहनत इसलिए मेरे नज़र में ज़ाया हो जाती है कि उनके डेली इंग्रेडिएंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन्स की कमी रह जाती है, जिससे वो बच्चों को फीड करते हैं। डेली इंग्रेडिएंट्स तो है, खाना भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन उस इम्पॉर्टेंट विटामिन्स की कमी रह जाती है जो अपने बच्चे को फीड करते हुए बिल्कुल भूल जाते हैं। वो इम्पॉर्टेंट विटामिन्स का नाम है मोहब्बत और अटेंशन। ये मगरबी कौम दरअसल अपने पेरेंटिंग के फोकस से हट गई है। एक मशीन की तरह बेमकसद ज़िंदगी गुजारे जा रहे हैं, जानते हैं कि पैसे कमा रहे फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए, और उन बच्चों को ही वो सही ज़रूरतों से प्रोवाइड नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में अगर आप इतने पैसे कमा रहे हैं, अगर दोनों मिलके इतने कमा रहे हैं, तो अगर एक जन कमाए और एक घर में अपने बच्चों को अटेंशन दे और घर में रहे तो भी ठीक हो सकता है, या शिफ्टों में जॉब करें, ताकि बच्चों को सुबह के 6:30 बजे के उठे हुए बच्चे, कितना ही दिल चाहता होगा कि 8 घंटे स्कूल में पढ़ाई वगैरह करने के बाद कि हम लेट जाएं, हम सो जाएं, कितनों को नींद आ रही होगी, कितनों को भूख लग रही होगी, और वो बेचारे लाइब्रेरी में 9 बजे तक बैठे हुए इंतज़ार करते रहते पेरेंट्स का। है ना ये नाइंसाफ़ी? क्या हमें हक है बच्चों का आलमी दिन मनाने का? हम उनके बारे में क्या ख्याल रखते हैं, उनके कितने राइट्स को हम पूरा करते हैं? तो इस कैटेगरी का मैंने कहा। उसके बाद दूसरी कैटेगरी की तरफ आते हैं। मैंने कहा ना असासा, और क्या कहा मैंने, औजार
या डेली रूटीन। ये तो हो गई वो बच्चे जो डेली रूटीन की नज़र हो गए, यानी वालिदैन एक डेली रूटीन के ज़रिए उनको फेंक के आते हैं स्कूल में, फिर स्कूल से रात को जॉब पर से आते हुए जब वो आते हैं तब लेके जाते हैं, और फिर वही रात को जब वो घर पहुंचते हैं, खाना दिया एक टाइम का, बच्चे थक के सो गए, पूरे दिन के थके हुए जैसे पेरेंट्स थके हुए, एक दूसरे से बात करने की भी फुर्सत नहीं। अब दूसरी उसकी तरफ आते औजार। इस कैटेगरी के पेरेंट्स का और बच्चों का ताल्लुक उस अनपढ़ और गरीब वालिदैन से है जो अनपढ़ होने की वजह से पढ़ाई और तालीम की अहमियत से नावाकिफ़ है, और चूंकि उनका ताल्लुक गरीब घराने से, इसलिए अपनी रोज़ की रोटी पानी के लिए उनके बच्चे उनके लिए एक औजार की हैसियत रखते हैं, जो नौकरी करके पैसा कमा कर लाते और उनकी रोज़ी रोटी चलती रहती है। अकॉर्डिंग टू द यूनिसेफ स्टैटिस्टिक की बात करें, मोर देन 200 मिलियन चिल्ड्रन टुडे आर चाइल्ड लेबर्स। एन एस्टिमेटेड 120 मिलियंस आर इंगेज इन हैज़ार्डस वर्क, यानी ऐसा काम करते हैं जो बहुत डेंजरस है बच्चों के लिए। 73 मिलियन ऑफ दीज चिल्ड्रन आर बिलो 10 years old. The highest number of child laborers are in Africa. यहाँ इस केस में वालिदैन की लापरवाही नहीं, बल्कि ये उस कंट्री की गवर्नमेंट और हमारे अमीर तबके की सोसाइटी का कसूर है। अगर हर फैक्ट्री और हर घर में काम करने वाले बच्चों के लिए फैक्ट्री या घर में ही एक कमरे में 2 घंटे की ब्रेक दी जाए, जो सैलरी पेड हो, और उनकी पढ़ाई का बंदोबस्त कर दिया जाए, तो नेकी की नेकी भी रहेगी और हमारे सोसाइटी को कितना फ़ायदा होगा उससे। तो फिर इस तरह इनके बाद आने वाली नस्लों को तालीम और इल्म की अहमियत का भी अच्छी तरह अंदाज़ा होगा, और धीरे धीरे चाइल्ड लेबर का वजूद और आइडिया अपना आप दम तोड़ देगा। अब मेरे टॉक शो की आखिरी कैटेगरी की तरफ आते, असासा। बच्चे उन दिनों हमारी ज़िंदगी का असासा हुआ करते थे, जो आज से 100 साल पहले की बात है। इस वक्त मुझे वो एक शेर याद आ रहा है, पूरी तरह नहीं याद आ रहा है, लेकिन कुछ उसके अल्फाज यूँ हैं, खुलूस, मोहब्बत, इज़्ज़त और वज़ादारी, ये उन दिनों की बात है जब घर कच्चे और लोग सच्चे हुआ करते थे। बच्चों को असासा, ये वाकई मैं कहूँगी इन पुराने दिनों की बात है जब बच्चों को असासा और अपना मुस्तकबिल समझा जाता था। आजकल के दौर में ये औजार तो हो सकते हैं जो दाल रोटी चलाने को काम आते, या फिर पढ़े लिखे वालिदैन के लिए एक बहुत ही अच्छा इमोशनल ब्लैकमेलिंग का ज़रिया भी साबित हो सकते हैं। अगेन मेरा अलार्म, I don't know why I forget to delete that. जी, तो ये बच्चों को, अगर हम पढ़े लिखे वालिदैन की बात करें तो ये औजार किस तरह साबित होंगे? ये एक दूसरे को इमोशनल ब्लैकमेलिंग के लिए साबित होते हैं। ख़ास तौर पर मर्दों का स्पेशल औजार है ये, एशियन मर्दों का, इंडिया पाकिस्तान के मर्दों को, औरतों को यानी माओं को ब्लैकमेल करने के लिए। ज़रा मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ और बीवी ने खुला का केस दायर किया और बाप ने फ़ौरन कह दिया, मैं बच्चों को उसकी माँ के हवाले नहीं करूँगा। दुनिया में हर जगह जिस तरह बच्चों की ज़ात को, उसकी शख्सियत को, उसके राइट्स को जिस तरह कुचला जाता है, चाइल्ड लेबर की सूरत में, बच्चियों के छोटी छोटी बच्चियों के रेप की सूरत में, उनको निगलेक्ट करने की सूरत में, आप देखें जुवेनाइल जेल्स, यहाँ की अमेरिका की देखें या पाकिस्तान की देखें, इंडिया की देखें, दिन ब दिन उसकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। पोलियो की मुहिम देखें, बच्चा पैदा नहीं हुआ दुनिया में, अभी उसको पोलियो के टीके लगाना इतना ज़रूरी है। वो भी हमारे पाकिस्तान में देखें तो पोलियो की मुहिम के ऊपर भी बमबारी होती है और हंगामे होते हैं, उसमें भी सब कुछ किया जाता है। मतलब हम बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें नाइंसाफ़ियों की एक ज़िंदा मिसाल है। फिर हम हर साल बच्चों का आलमी दिन बनाते, हम क्यों भूल जाते हैं? ये वो छोटे से एंजल्स है जो अल्लाह ताला ने एक नेमत की सूरत में हमें दी है। हमें उन बेऔलादों से पूछना चाहिए तो हमें शायद अंदाज़ा हो कि हमारे पास अगर अल्लाह ने इस नेमत को भरपूर तरीके से दिया है, या किसी घर में 3-4 बच्चे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनकी शख्सियत को, उनके राइट्स को, उनके हर ज़रूरियात को इस तरह कुचलें कि वो अल्लाह भी देख के हैरान हो जाए कि ये लोग इस काबिल नहीं है कि उनको इस नेमत से नवाजा जाए। बिल्कुल, ये तो एक ऐसी एंजल है कि मैं अगर कहूँ कि अमेरिकन, सबसे पहले मगरबी ममालिक को कहूँगी कि पूरी ज़िंदगी तुम लोग मेहनत करते हो, पूरी ज़िंदगी भागम दौड़ में लगे रहते हो, लेकिन सब जो चीज़ के लिए भागते हो तुम, जिसके लिए कमाते हो, जो तुम्हारा मुस्तकबिल होना चाहिए, उसी की तरफ तुम लोग ध्यान नहीं देते। फिर क्यों बुढ़ापे से डर लगता है कि बुढ़ापे में हमारे बच्चे हमारा ख्याल नहीं रखेंगे? इसलिए कि जवानी में आप नहीं रख रहे उनका। बच्चों का बचपन किस तरह कुचला जाता है, उनके हाल देख के मुझे वाकई उस दिन तो लाइब्रेरी में मुझे रोना आ गया। फिर उसके बाद एक, मैं जॉब पे थी तो एक लड़की आई, यकीन करें टीनेजर होगी, और उसके पास एक्स्ट्रा बैग था। मैंने उसको कहा, ये एक्स्ट्रा बैग तुम्हारे पास है, छोटा सा है, इसकी चीज़ें तुम निकाल लो और अपने साथ रख लो। तो उसने बोला गुड आइडिया, मुझे ख्याल ही नहीं आया कि इसमें जो रखी हुई चीज़ें वो बड़ी कीमती हैं।
मैंने कहा क्या कीमती है, क्या तुमने जेवर वगैरह रख के इसमें ज्वेलरी अपनी एक्सपेंसिव रख के इसको चेक इन बैग में डाल रही हो, वो तो फिर मिसप्लेस भी हो सकती है। तो कहने लगी नहीं ये ज्वेलरी नहीं है, ये मेरे एक क्लास फेलो का जैकेट है और उसके शूज़ है और मैंने लिए इसलिए कि उस मेरे क्लास फेलो ने ख़ुदकुशी कर ली, एक यंग टीनेजर ने ख़ुदकुशी कर ली और उसकी माँ थोड़ी गमज़दा थी तो इसलिए उसके वालिद ने सारी चीज़ें इस लड़की को दे दी और वो उसके फ्यूनरल के लिए गई थी। और मैंने कहा ख़ुदकुशी क्यों करी? तो बोले ये हमें कुछ भी नहीं पता चल सका, मुझे सब जब टेक्स्ट आया कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, उस लड़के ने टेक्स्ट किया वो लड़की को कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, आई एम रियली स्ट्रेसफुल और मैं बहुत परेशान हूँ। वो लड़की ने कोशिश करी, उससे उस दिन की फ़्लाइट नहीं मिली, लेकिन जब वो दूसरे दिन की फ़्लाइट मिली और जब वो वहाँ पहुँची तो पता चला कि उस लड़के ने अपने घर की बैल्कनी से छलांग लगा दी थी, डबल स्टोरी घर था और ऊपर से छलांग लगा दी थी और उसको ब्रेन में दिमाग में चोट आई और उसी वक्त ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। तो ये हाल है कि मतलब हमारे पेरेंट्स यहाँ के इतने लापरवाह है कि उन्हें थोड़ा सा भी टाइम नहीं है कि वो बच्चों की बातें सुन सके। फिर आप क्यों ये भागम दौड़ किस लिए? हमारा पूरा फोकस होना चाहिए हमारे बच्चों पे, इसलिए कि वो हमारा मुस्तकबिल है। हमें उन पुराने दिनों की यादगार के हिसाब से अपने आप को चेंज करना होगा कि वो हमारा औजार ना बने, बच्चे हमारी रूटीन ना बने, बल्कि वो हमारा असासा पहले भी थे, अभी भी है और हमें इसे मुस्तकबिल में एक कीमती असासा बनाकर उसे बड़ी नज़ाकत से, उसे बड़े प्यार से फूलते फलते अच्छी अच्छी खुराक के साथ साथ अच्छी अच्छी सोच, अच्छी अच्छी तालीम, अच्छी अच्छी तरबियत के साथ हमें उन्हें बड़ा करना होगा। तभी ये ऐसा होगा कि फिर हम ये दिन जो है बच्चों का आलमी दिन बड़े गुरूर से मनाएंगे कि हाँ हमने वाकई इस आलमी दिन के हिसाब से बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट की है और हमारे बहुत अच्छे अच्छे तरीके हमने किए हैं जिसमें बच्चों को हम अब ख्याल रखते हैं। बच्चे हमारे लिए औजार नहीं है, ना ये हमारी रूटीन है, ये हमारे मुस्तकबिल का कीमती असासा है जो दौलत से भी ज़्यादा ज़रूरी है और हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हमें आज नोट करनी चाहिए, सब लोगों को नोट करनी चाहिए। ये मगरबी ममालिक क्या, मशरक़ी ममालिक क्या, कि ये वो पौधा है जिसे आप बड़े प्यार से लगाएं और फिर लगाकर भूल ना जाएं। इसको मोहब्बत की पानी से और उसे अटेंशन से और उससे सबसे इस तरह भरपूर तरीके से करें कि जब ये बड़ा हो तो आप उसके साए के अंदर नीचे बैठ के अपनी ज़िंदगी बाकी गुजार सकें। तो बच्चों का आलमी दिन मनाने का असल मकसद है कि आप उस पर कुछ काम भी करें। कहीं से भी कोई यूनिसेफ का स्टैटिस्टिक देख लें, कुछ भी देख लें, हर चीज़ में इजाफा हुआ है। बच्चों की सुसाइड पे इजाफा हुआ है, बच्चे जो आजकल टीनेज सुसाइड कर रहे हैं उसमें इजाफा हुआ है, जुवेनाइल जेल में क्राइम करने वाले बच्चों का इजाफा हुआ है और फिर चाइल्ड लेबर में इजाफा हुआ है। कहीं से भी उसमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही। तो फिर आप किस लिए ये दिन मना रहे और इस दिन की अहमियत को आप क्यों नहीं समझ रहे? ये दिन मनाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है ना जब किसी चीज़ में कोई स्टैटिस्टिक में इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो फिर हमें ये सोचना चाहिए कि जब ये दिन आए तो वाकई ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जो फ्यूचर में हमारे बच्चों को हमारा असासा बना दे। मेरा आज का यही टॉक शो था। छोड़ा बहुत अच्छा आपका टॉक शो था, काफ़ी इम्प्रेसिव था। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि दुनिया को कभी भी जो है ना वो परफेक्ट प्लेस तो नहीं बनाया जा सकता, डेफिनेटली कभी भी नहीं बनेगी, ना ही बनाया जा सकता है। लेकिन जो आपने बातें करी, कोशिश जो है ना हर चीज़ को परफेक्ट या अच्छा बनाने की हर ह्यूमंस को, हर कंट्रीज़ को, हर कम्युनिटी को ज़रूर करनी चाहिए। और अगर हम कोशिश नहीं करेंगे उसको परफेक्ट करने के लिए, अच्छा करने के लिए, तो वो चीज़ें अच्छी कभी होंगी भी नहीं। सॉरी दैट योर ऑनर। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका टॉक शो मैंने सुना, मगर इसमें बहुत सारी चीजें आपने भूली हैं। यहाँ पे तो बच्चों की 18 साल तक की तो जिम्मेदारी स्टेट की है। अगर माँ बाप टेक केयर ना करें तो स्टेट टेक केयर करती है। लेकिन स्टेट मोहब्बत भी देती है। पहले मेरी बात सुन लें आप पूरी, अगर टाइम हो तो। जी जी। मगर आप उसको क्या कहेंगे जो 3 महीने के बच्चे को करबला में उसको मातम में शरीक करके उसके सर पे तलवार मारी गई और वो बच नहीं सका और मर गया। और मिडिल ईस्ट में जो बच्चों और औरतों को ढाल बना के ये जो काम करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, तो ये भी तो उनको भी तो समझना चाहिए ना, सबक के बच्चे किस के असासा होने चाहिए ना, हमारे औजार नहीं होने चाहिए। यही मैं कह रही हूँ, औजार नहीं बनाए उनको अपना ब्लैकमेलिंग का और अपने इस्तेमाल के लिए।
देखे ना, मैं आपकी बात का जवाब और देता हूँ। नहीं, मैं मुझे भी मेरे जी, को आप पहले देना, दे, ठीक। ये जो करबला का आप कह रहे हैं ना वाकया, तो आपको अगर पता हो कि मजहब के लिए जब इंसान कोई कुर्बानी देता है ना, तो वो सीधा जन्नत में जाता है और शहीद कहा जाता है। शहीद उसी को कहते हैं जो मजहब के नाम पे दे। जो जमीनों के लिए लड़े वो शहीद नहीं होते। जमीनों के लिए भी लड़ना शहीद जब कहलाते, जब आपकी जमीन, आप जिस जमीन पे खड़े हैं, वो अगर मजहब के लिए आप लड़ रहे हैं, कि जिस मुल्क से लड़ रहे हैं उसका और आपका मजहब एक नहीं है। जैसे अगर कोई मुसलमान हिंदू मुल्क से लड़ रहा है या अमेरिकन मुल्क से लड़ रहा है, तो वो भी शहीद कहलाएगा, इसलिए कि उसने अपनी उस जमीन की बचत के लिए किया, बचाने के लिए, जो जिसका ताल्लुक एक मुसलमान और मजहब से है, इस्लाम से है। तो इसलिए अगर वो करबला की अब बात कर रहे हैं, तो वो मासूम तो शहीद थे, वो तो सीधा जन्नत में चले गए। और आपने दूसरी एग्जांपल दे दी कि स्टेट की जिम्मेदारी होती है 18 साल तक, मोहब्बत तो तो नहीं देगी ना। पेरेंट्स जो बच्चे, जो औलाद पैदा करते हैं, जो पेरेंट्स, सबसे पहली तो उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए ना कि जो बच्चे उनकी अपनी औलाद हैं वो खुद उनको टेक केयर करें। अगर वो मर गए हैं, कोई हादसा हो गया उनके साथ, तब तो चलो ठीक है, स्टेट उसको टेक ओवर कर ले और स्टेट की जिम्मेदारी बन जाए। लेकिन अगर आपकी सोच ऐसी हो कि भाई हम अपने बच्चों को निगलेक्ट कर देते हैं, वो जैसे भी, तो वो तो आप जो है ना, वो एक जानवर का बच्चा भी रोड पे डाल दें, वो भी किसी ना किसी तरह सरवाइव कर जाएगा, कहीं ना कहीं से खा के, कहीं ना कहीं से पी के, और वो भी पूरा एक ग्रो अप एनिमल्स बन जाएगा। तो सोचें जो है ना, हमेशा पॉजिटिव रख के उस चीज़ को, जो चीज़ भी अल्लाह ताला ने, इसको नेचर ने, इस कुदरत ने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस दुनिया में बनाई हैं, भेजी हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना इंसानों का काम है। तो आपकी ये बात तो बिल्कुल आई डोंट बाय इट कि जो है ना स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट की नहीं, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। लेकिन ये जो बड़े अच्छी और ये आपने, ड्रग एडिक्शन होती है, ये इतने सारे क्राइम्स होते हैं, बच्चे क्यों करते हैं? बच्चों को तो इल्जाम दे देते हैं, उनको जुवेनाइल जेल में डाल देते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि आपने कितना अटेंशन दिया है उनको, फिर आप कैसे बुढ़ापे में अपनी अटेंशन ये और बात है कि डिफरेंट कल्चरल वैल्यूज़ की वजह से बच्चों की पेरेंटिंग डिफरेंट है। अब हम लोग जिस कंट्री से आए वहाँ पे डिफरेंट कल्चरल वैल्यूज़ हैं हमने क्योंकि दोनों वैल्यूज़ को देखा है। वो पाकिस्तान से जहाँ हम लोग ग्रो अप हुए, जहाँ हमारे पेरेंट्स ने हमारी पेरेंटिंग की, जहाँ हमने अपना माहौल देखा, फिर उसके बाद हम अमेरिका आ गए, यहाँ की एक डिफरेंट पेरेंटिंग देखी, यहाँ का एक डिफरेंट अब तो हम दोनों को कंपेयर करते हैं, तो हम अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से कंपेयर करते हैं, ये लोग अपनी वैल्यूज़ के को सही समझते हैं। तो कंपैरिजन हम दोनों का वैल्यूज़ का बेसिकली करना नहीं चाहिए, क्योंकि हर किसी की जो है ना वो कल्चरल वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं। हमारे पाकिस्तान में भी बच्चों का बहुत बुरा हाल है, आप देखें। अब तो वहाँ भी कल्चर वैल्यू की कोई खास अहमियत नहीं रही है। नहीं, अभी वहाँ भी काफी मॉडर्नाइजेशन के साथ थिंकिंग इतनी बदली है कि किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है। नहीं, लेकिन उसकी जो वो एक बात जो खास कर वो चाइल्ड लेबर को जो है ना पूरी दुनिया से ख़त्म कर देना चाहिए। इंडिया में चाइल्ड लेबर होती है, ब्राज़ील में बहुत चाइल्ड लेबर होती है, और दूसरे बहुत बड़े बड़े मुल्क हैं जहाँ पे चाइल्ड लेबर होती है। कुछ भी मतलब किया नहीं जा रहा है, और हम सिर्फ चिल्ड्रंस का आलमी दिन मना रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा कानून बना, जैसे अमेरिका में देख लें, स्ट्रिक्टली देख लें, जब भेजें अपने 13-14 साल के बच्चे को कहीं काम करने के लिए, फौरन जो है ना वो आपके, तो ये दूसरी तरह से निगलेक्ट कर रहे हैं ना, बच्चों को काम पे नहीं लगा रहे हैं, तो बच्चों को घर की चाबियां भी नहीं दे रहे हैं कि वो बेचारे स्कूल से आके घर पर बैठे। नहीं, ऐसा मैं तो ये समझता हूँ कि रूटीन है, किसी की ज़िंदगी थोड़ी सख्त होती है, किसी की नरम होती है, लेकिन दिस ऑल पार्ट ऑफ द रूटीन। और मेरा ख्याल है कि बच्चे ज़रा सख्त तरबियत में पल के जो बड़े होते हैं ना, वो ज़्यादा टफ होते हैं इस लाइफ में। हमारे यहाँ पेरेंटिंग ज़रा डिफरेंट स्टाइल की है। हम लोग अपने बच्चों को इतने फूलों की तरह पालते हैं कि वो उनको ज़रा सी भी कोई ज़िंदगी में सख्ती पेश आ जाए ना, तो वो लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। यहाँ की पेरेंटिंग ज़रा डिफरेंट है, ये लोग बड़े डिफरेंट अंदाज में पालते हैं, तो अच्छा भी खिलाते भी पिलाते भी हैं, लेकिन थोड़ी सी टफ लाइफ भी उनको साथ साथ देते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में अगर आप पाकिस्तान की और इंडिया की बात करें, तो उन बच्चों को हम फूलों की तरह जब तक रखते हैं जब तक वो हमारे कंट्रोल में रहते हैं। जैसे उनको बालिग हुए तो हमने उसको डोमिनेट करना शुरू कर दिया, उनके सारे राइट्स को हम लोग हजम कर जाते हैं, और फिर वो शिद्दत पसंदी आ जाती है। मतलब कहीं भी नॉर्मल बिहेवियर जो एक पेरेंट का होना चाहिए कहीं भी पूरा नहीं हो रहा है, चाहे वो मगरबी मुमालिक हो, मशरकी मुमालिक हो। आप देखें, अगर ये मैंने आपको जो शायरी सुनाई थी उसमें एक हसीना को लोग नहीं समझे, उसके फ़लसफ़े को ज़िंदगी के, जब उसके कमरे से उसकी लाश निकली तब वो समझे। ये हमारे पाकिस्तान इंडिया का माहौल बता रहे कि वो बालिग हो जाते, वो हम जब तक उनको प्यार से और भरोसे से रखते, उन्हें प्यार देते, जब तक हमें लगता है कि वो हमारे कंट्रोल में।
जैसे ही हमें लगा कि बालिग हो गए और अब उनको अपने राइट्स के बारे में पता चलेगा, तो हम ही वो लोग होते हैं जो उनकी हर ख्वाहिशों को, हर राइट्स को कुचलते चले जाते हैं। सोनी दत्ती और अनैर। अस्सलाम वालेकुम, मैं आरिफ कादरी बात कर रहा हूँ। जी वालेकुम सलाम। हाँ, ये जरा इसमें ये अर्ज करना है कि जी बोले। कल्चर वैल्यूज की वजह से जो है ना काफी चीजें डिफरेंस हो जाती हैं। जैसे कि हमारे पास कल्चर के अंदर भाई अगर बच्चा कॉलेज जा रहा है या स्कूल जा रहा है या किसी प्रोफेशनल, तो कहते हैं भाई इसे जॉब नहीं कराओ, ये थक जाएगा और फिर पढ़ाई पे तवज्जो नहीं देगा। सही। अच्छा, जबकि ये अमेरिका में और यूरोपीय अक़वाम में जहाँ बच्चा हाई स्कूल पास करता है, बल्कि हाई सीनियरिटी में भी उसको गर्मियों के छुट्टियों में और उसके बाद जो है ना उसे जॉब में दाखिल किया जाता है ताकि वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर मच जाए। तो अब उसको वहां पे तोलना, उसको वो कंपेयर करना, वो चीज गलत है। तो वहाँ का कल्चर जो है ना वो इस माने में अलग है, भाई बच्चे से काम ही नहीं कराया जा रहा। वो तो तकरीबन इंजीनियरिंग भी पास कर ली, मेडिकल भी पास कर ली और जॉब पे जरा तवज्जो दे, घर के अंदर भी कोई काम नहीं कराया जा रहा। लेकिन यहाँ पे तो ये उसे प्रैक्टिकल लाइफ में एज अर्ली एज पॉसिबल स्कूल के बाद दाखिल किया जाता है ताकि वो अमली जिंदगी में कामयाब हो। हाँ, ये आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन मैं बोल रही हूँ ना, दोनों तरफ एक्सट्रीमिज्म है। या तो आप बहुत प्यार से रख रहे हैं या बहुत उसको वो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ की बात कर रहे हैं कि उनको प्रैक्टिकली जॉब में डाला जाता है, लेकिन जब जॉब की उम्र से पहले 18 से पहले उनका क्या हाल होता है आप ये बताएं ना। वो ना घर के ना बाहर के इस तरह होते हैं कि ना पेरेंट्स के पास टाइम है और ना वो बच्चों को अटेंशन दे रहे हैं, ना बच्चे बेचारे सही राह पे चल पा रहे हैं। वो तो घर के माहौल पे डिपेंड करता है कि किस किस्म का माहौल है घर का। अगर एक तरीके का जो प्रॉपर हाउस है उसके अंदर जो माहौल है वो एक अलग होता है, और एक अगर पेरेंट है, फादर है, वो ड्रग के अंदर इन्वॉल्वमेंट है तो उन बच्चों की ग्रोथ अलग होती है। तो प्राइवेट ट्रेनिंग के ऊपर ये सारी चीजें आ जाती है ना, ग्रोथ। अच्छा, बच्चों के आलमी दिन पे आप एक सिर्फ छोटे से कुछ लफ्जों में ऐसी कोई बात करना चाहेंगे कि बच्चों के लिए ये दुनिया बेटर प्लेस बन सके? आप मेरा ख्याल है कहीं रेस्टोरेंट पे ऑर्डर दे रहे हैं कि आपका चिकन आ गया है। नहीं, मेरे ख्याल में 18 तक तो ठीक है कि आप 18 में अमेरिका के कह रहे हैं कि वो जॉब पे लगा देते, लेकिन 18 से पहले भी बच्चों का बहुत बुरा हाल है। आप यहाँ देखें, बच्चे यहाँ पैदा होके अक्सर बैगों में फेंक दिए जाते हैं। पाकिस्तान में अगर बच्चे पैदा होते हैं तो वहाँ एडी सेंटर में छोड़ दिए जाते हैं। तो ये बच्चों को हमने समझा क्या है? नहीं, लेकिन ये क्या उनकी अहमियत क्यों नहीं है, उन्हें नेमत क्यों नहीं समझा जाता? ये चीजें जो है ना दुनिया में से कभी खत्म नहीं होने वाली हैं। ये ऑलवेज दुनिया में रहेंगी। ये तो जब से दुनिया बनी है, जब तक दुनिया रहेगी। बच्चों वाले देखें आप, बच्चों को हायर करते हैं। जब पाकिस्तान इंडिया की बात करें, छोटी सी मुलाजमा हायर की, खुद बच्चे माँ बाप होते हैं, वो उनके अपने बच्चे भी होते हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए तो आजकल के लोग इतने सख्त दिल हो गए कि वो अपने बच्चे होने के बावजूद उनमें ममता कहीं नहीं है। वो उस नौकरानी को अपने बच्चों के सामने पीटते हैं, मारते हैं, जुल्म करते हैं। तो ये सब क्यों? हम इंसान किस किस्म के हो गए हैं, चाहे वो पेरेंट हो या कोई भी। मैं पेरेंट्स का ही ज़्यादा कसूर है मैं कहूँगी, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बुढ़ापे में अच्छा ख्याल रखा जाए। वो तस्वीर को मुझे देख के हंसी आती है वाकई। आपको मेरे ख्याल में उस तस्वीर में जो माँ और बेटी को बताया गया कि मैरीज मदर, उसकी जगह लिखना चाहिए था मैरीज केयर टेकर। यानी जो नर्सिंग होम में जो केयर टेकर होती है, नर्सेज होती है, उसका नाम लिख देते तो वो तस्वीर कुछ सेंस बनती। मैरीज मदर और मैरी, आई डोंट थिंक सो, इट डजंट मेक एनी सेंस। बात फिर घूम फिर के वही आएगा कि आप दुनिया में हर चीज़ को परफेक्ट नहीं बना सकते, परफेक्ट बनाने की कोशिश की जा सकती है। और इस बच्चों के आलमी दिन के मौके पे जो सबसे ज़्यादा अहमियत या किसी चीज़ पे ज़ोर देना चाहिए, जो कि मेरा ख्याल है कि पूरा यूरोप अडॉप्ट कर चुका है, लेकिन एशियन और दूसरी अफ्रीकन कंट्रीज़ में उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, वो ये है कि ऐसे सख्त कानून बना दिए जाएं कि बच्चों को जो है ना वो चाइल्ड लेबर जो है ना उनको उस एज में, जो एज उनके पढ़ने लिखने की होती है, तालीम हासिल करने की है, उस एज में उनको बिल्कुल किसी किस्म के भी जो है ना वो काम पे
ना लगाया जाए। होटल, मैकेनिक, गराज, जो भी काम होते हैं बच्चों के लिए, जो हमारे यहाँ अक्सर पाकिस्तान में और दूसरे अफ्रीकन और गरीब कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो कोई आलमी कानून बना दिया जाए इस आलमी दिन के मौके पे कि चाइल्ड लेबर इज़ नॉट अलाउ एट ऑल। तभी बच्चों के थोड़े खेल कूद के पढ़ लिख के जो है ना बड़े होंगे तो कोई बेहतर इंसान बनेंगे सोसाइटी के लिए, ये मेरा ख्याल है। बाकी पेरेंटिंग क्या सब डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल हैं सब लोगों के, सब कंट्रीज़ में पूरा अराउंड द वर्ल्ड डजन्स ऑफ डिफरेंट जो है ना वो कल्चर्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट कल्चर्स हैं, उन सब के अपने अपने जो है ना वो पेरेंटिंग का स्टाइल है, पालने पोसने का स्टाइल है। तो सबको हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तानी अंदाज से अपने बच्चों को पालें, आप इंडियन अंदाज से पालें या अमेरिकन स्टाइल से पालें, सब अपने कल्चरल। भाई पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में ऑलरेडी कानून तो बना हुआ है। जी जी। अब सबसे बड़ी बात ये है कि कानून पे अमल पैरा होने की बात है ना। पाकिस्तान में भी कानून बना हुआ है कि कम उम्र के बच्चों को काम नहीं कराना चाहिए, और ये वर्क कानून बना हुआ है। लेकिन क्या अगर आप जरा इंटीरियर में जाए तो सारे जो भट्टे हैं जहाँ ईंटें बनती हैं ना, वो सारे बच्चे बना रहे होते हैं। बिल्कुल मैंने देखा है, बिल्कुल देखा है। और जबकि उनको बेचारों को लेबर भी, पैसे भी उनको बाद को तो मुफ्त काम करवाया जाता है, पैसे उनके माँ बाप को दे दिए जाते हैं। हाँ, तो अच्छा, फिर आपको ये भी मालूम है नस्ल दर नस्ल जो है ना, ऐसे बच्चे भी देंगे नस्ल दर नस्ल जो है ना भट्टों में काम कर रहे हैं और वहाँ काम कर रहे हैं। हालांकि वहाँ पे कानून तो मौजूद है, बना हुआ है। जी जी। लेकिन हाँ, कानून पे सख्ती से, आपकी बात ठीक है आरिफ भाई, के कानून पे सख्ती से अमल दरामद कर, जैसे यूरोप में हो रहा है ना। कानून पे सख्ती से आपकी बात। हाँ ठीक है, वो चले गए हैं। लेंगे कमर्शियल ब्रेक और फिर उसके बाद कुछ पॉलिटिकल तबसरे भी करेंगे। ये जो सोफिया ने आलमी दिन के मौके पे बच्चों के मुतालिक अपने खूबसूरत और बड़े अच्छे इस दुनिया को जन्नत बनाने वाले व्यूज़ पेश किए, जो कभी नहीं बनने वाली है ऑब्वियसली, लेकिन कोशिश करना हर इंसान का एक फ़र्ज़ है, हर इंडिविजुअल का फ़र्ज़ है कि वो इस माशरे को, अपनी कम्युनिटी को, अपनी कंट्री को बेहतर से बेहतर बनाने की हर एक इंडिविजुअल को कोशिश करनी चाहिए। तो लेंगे कमर्शियल ब्रेक, और इसके लिए हमारे साथ ताउन किया था अवामी बाज़ार ने, जो आपके साथ हमने टॉक शो सोफिया ने पेश किया बच्चों। सोफिया, दीवान एवेन्यू पर आखिर ये सारी आवाम कहाँ जा रही है? सुहेल, ये लोग अवामी बाजार जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरे दीवान पर सबसे अच्छी और सस्ती ग्रोसरी सिर्फ अवामी बाजार में ही मिलती है। ज़बिया हलाल गोश्त है इनके पास? ऐसा एथेंटिक ज़बिया हलाल के गैर ज़बिया साबित करने वालों को $50,000 का इनाम रखा गया है, जो गुज़िश्ता 10 साल से किसी ने नहीं जीता। आप ग्रोसरी और गोश्त लें, मैं वेस्टर्न यूनियन से पाकिस्तान पैसे भिजवा कर आता हूँ। अवामी बाजार वेस्टर्न यूनियन के ऑथोराइज्ड डीलर भी है, आप पैसे यहाँ से भी भिजवा सकते हैं। इनका एड्रेस है 2340 वेस्ट दीवान एवेन्यू, शिकागो, और इनका फोन नंबर है 773-274-2333। क्या बात है, बाजार। क्या बात है अवामी बाजार की। अवामी बाजार। जी, हम कमर्शियल ब्रेक में हैं। साबरी निहारी शुरू से अब तक खानों का एक जैसा म्यार साबरी निहारी ने रखा है प्रकार। साबरी निहारी फाइन डाइनिंग का शाकार, पूरी फैमिली के साथ पाकिस्तानी खानों का लुत्फ उठाएं जब भी अच्छे खाने का दिल चाहे। साबरी निहारी चले, इनका एड्रेस है 2500 वेस्ट दीवान एवेन्यू, शिकागो, इलिनॉय। कैटरिंग के रिजर्वेशन के लिए कॉल करें 773-465-3272 या उनकी वेबसाइट विजिट करें www.sabrinihari.com। इटालियन एक्सप्रेस ने ख़वातीन को वीकेंड पर खाना पकाने की छुट्टी रखी है। जी हाँ, इटालियन एक्सप्रेस जुम्मा हफ्ता इतवार को बफ़े लगाते हैं जो सिर्फ 1199 में है, 12 बजे से शाम 4 बजे तक। जितना चाहें खाएं। पाकिस्तानी इंडियन खाने होते हैं, ग्रिल आइटम्स होते हैं बफ़े में, 24 से ज़्यादा डिशेस होती हैं। पूरी फैमिली के साथ वीकेंड का लुत्फ़ उठाएं। इटालियन एक्सप्रेस में 1199 में तरह तरह के खानों के मज़े उड़ाएं। और अभी क्योंकि थैंक्स गिविंग आ रहा है, तो थैंक्स गिविंग के लिए इटालियन एक्सप्रेस ने स्पेशल डील दी हुई है। टर्की, हर साल इनकी रिवायत है कि ये जो है ना वो टर्की, स्टफ़ टर्की थैंक्स गिविंग पे आपके मेहमानों के लिए स्टफ़ करके देते हैं। तो हम भी थैंक्स गिविंग मनाते हैं, क्योंकि यहाँ रहते हैं तो बहुत सारे लोग अपने अडॉप्ट कर लेते हैं। कुछ उनके यहाँ के
अमेरिकन दोस्त भी होते हैं, उनको भी अपने घरों पे इनवाइट करते हैं, स्टफ़ टर्की खिलाते हैं। उनके साथ हम नहीं खा सकते टर्की क्योंकि वह हलाल नहीं होती, लेकिन हम अगर ऑर्डर करें तो टर्की हलाल मिलेगी। उसके लिए आपको ट्रेन एक्सप्रेस में जो है ना वो कांटेक्ट करना पड़ेगा। इनका फ़ोन नंबर है 6305397600 और 3 दिन पहले अपनी टर्की बुक करानी पड़ेगी जो $155 की होगी। तो इटालियन एक्सप्रेस में अपनी टर्की, उसमें जो है ना वो स्टफ़ सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। टर्की डिनर में जो है ना वो ट्रे होगी सैलेड की, और राइस ब्रेड होंगे, स्वीट पोटैटो होगी, क्रैनबेरी सॉस होगी, जो यहाँ की ऑब्वियसली जो अमेरिकन रिवायात हैं उसके हिसाब से वो टर्की तैयार करते हैं इटालियन एक्सप्रेस वे, और ये कई सालों से थैंक्स गिवन पे आपके लिए पेश कर रहे हैं। आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग, जी हाँ, सारे शहर में घूम के देख लें। आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग जैसी प्राइस आपको कहीं नहीं मिलेगी और आपकी तलाश ख़त्म होगी। आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग पे ही आके ये लोकेटेड है 6346 नॉर्थ क्लेमाउंट डिवॉन के कॉर्नर पर है। यहाँ पे रविंदर सिंह रवि होते हैं। का फ़ोन नंबर 7739880348। अपनी किसी भी कारपेटिंग या रक्स की नीड्स के लिए सबसे पहले आके कारपेट्स एंड फ्लोरिंग पे ही रब्ता कायम करें, वरना अगर आप दूसरी जगह से कराएंगे तो बाद में आप पछताएंगे कि आपने बहुत ज़्यादा पे कर दिया। आके कारपेट्स एंड फ्लोरिंग। अनमोल मीट एंड ग्रोसरी। अनमोल मीट एंड ग्रोसरी ना सिर्फ एक अनमोल ग्रोसरी स्टोर है बल्कि 100% ताज़ा ज़बिया लाल गोश्त का मरकज़ भी है, जहाँ रोज़ाना ताज़ा गोश्त इनके अपने किंग्समैन स्लॉटर हाउस है, अशरफ पटेल की निगरानी में ज़िबा होकर अनमोल ग्रोसरी आता है। शरिया बोर्ड शिकागो से तस्दीक शुदा है। फ्रेश पकाएँ, फ्रेश खाएँ। अनमोल से ग्रोसरी और गोश्त लाइन का एड्रेस है 2753 वेस्ट वन एवेन्यू शिकागो। रोज़ाना 10 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहते हैं। इनका फ़ोन नंबर 8722083373। सुपर गिफ्ट एंड ग्रोसरी, जहाँ जी इसका जब नाम आता है तो एक ही नाम जहन में आता है, शिकागो के पान स्पेशलिस्ट मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन भाई का। पान, फ़ोन कार्ड्स, पान के पत्ते होलसेल में चाहिए हो, पान की कैटरिंग करानी हो, खुशबू वाला पान, मीठा पान, जर्दे का पान, या किसी किस्म का कोई भी पान आपको खाना हो तो इफ्तिखार भाई को ही आप जो है याद रखें। 7738179791। किंग्समैन स्लॉटर हाउस, हलाल ट्रांजैक्शन ऑफ यूएसए, सदका, अकीका, कुर्बानी, अपनी किसी तकरीब के लिए ताज़ा अपनी निगरानी में बकरे ज़िबा कराएं या खुद ये फरीज़ा अंजाम दें, अशरफ पटेल की निगरानी में ज़िबा कराएं। पूरी फैमिली के साथ किंग्समैन स्लॉटर हाउस आएँ, पिकनिक भी मनाएं, ताज़ा बकरे का गोश्त भी अपने साथ लेके जाएं, शरिया बोर्ड से मंजूर शुदा है। और जो इसमें सबसे अहम सीक्रेट बात है वो ये है कि जब आप इतनी दूर ड्राइव करके किंग्समैन जाएंगे, जो लोकेटेड है 6260 साउथ किंग्समैन रोड, इलिनॉय में, तो जी हाँ, रिटेल और होल सेल से भी कम कीमत में आपको वो बकरा पूरे का पूरा सालम ताज़ा मिल जाएगा, चाहे सालम लेके आएँ या बोटियाँ बनवाएं। किंग्समैन स्लॉटर हाउस है मंडे थ्रू फ्राइडे सुबह 7 बजे से 3:30 बजे तक खुले रहते हैं। फ़ोन करें इनको जाने से पहले 7736104995। जी सामिन 8474751590। बच्चों के आलमी दिन पे अगर आपके पास कोई सजेशन, कोई राय है तो हमारे साथ शेयर करें ना। मूव ऑन होते हैं थोड़ी सी पॉलिटिकल बातों की तरफ। मैंने आज ट्रम्प के मुतालिक बात करनी थी। जी, मुझे भी आज करनी है आपके बाद। जी बिल्कुल, आप भी ट्रम्प के मुतालिक बात कीजिएगा। और मैंने तो लोगों को भी इनवाइट किया था कि ट्रम्प के मुतालिक कुछ पेशगोइयाँ करें कि 4 साल में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ आप अंदाज़े लगा रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा। डोनाल्ड ट्रम्प ने सदारती इंतखाबात जीतने के बाद पिछले हफ्ते उन्होंने कुछ लोगों को अपनी कैबिनेट में शामिल करने का ऐलान किया, जिसमें एक साबिक़ा जनरल जो सख्त मुसलमान दुश्मनी वाले बयानात की वजह से मशहूर है। जी हो गई ना, पता चल गया ना। और दूसरा, उन्होंने अपने दामाद को फॉरेन अफेयर्स के सेक्रेटरी का उहदा देने का ऐलान किया, जो एक बिजनेसमैन है। यानी सीधे रास्ते की टेढ़ी चाल है ये। मैं हर बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करता, सिर्फ ये मेरे जुमले से ही आप समझ जाइएगा कि सीधे रास्ते की टेढ़ी चाल है। वो साबिक फौजी जनरल कहता है कि इस्लाम एक मज़हब नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। ऐसी बात उसने अपनी नाइल्मी की वजह से की या दुनिया के दूसरे बड़े मज़ाहिब या दुनिया के दूसरे बड़े मज़हब की मुखालफत की वजह से की। मगर मैं समझता हूँ जनरल से बड़ा बेवकूफ़ दुनिया में और कोई नहीं होगा जिसने ऐसी बात की। मैं भी कह सकता हूँ कि ईसाईयत एक मज़हब नहीं, बल्कि छोड़े, मैं क्यों गुनाहगार हूँ मैं ऐसी बात करके। जहाँ ओहदा संभालने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने इलीगल इमिग्रेशंस के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करने के लिए 3 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स की लिस्टें तैयार कर ली हैं।
इन्हें डिपोर्ट करने के लिए। हाँ जी, अब सब छुपते फिर रहे हैं। नहीं नहीं जी, छुपे नहीं, कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा, दुआ करें अल्लाह से। इसमें जो है ना बड़े बड़े जो ख़ास बड़े बड़े शहर हैं जिसे जो है ना वो सेंचुरी कहा जाता है इलीगल लोगों की, उसमें काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, लॉस एंजलिस वगैरह, ये बड़े बड़े शहर हैं। यहाँ पे ज़्यादातर इलीगल सिटीज़न, इलीगल लोग जो है ना वो आके खो जाते हैं। इवन न्यूयॉर्क के गवर्नर तो एहतियाती तदाबीर के तौर पे अपने डेटा बैंक से इलीगल लोगों की लिस्टें ही गायब कर दी हैं। ये किसने बड़ा अच्छा इक़दाम किया वहाँ के मेयर ने, ब्लाजियो ने, कि वो लिस्टें ही उसने जो है ना डेटा बैंक से गायब कर दी, ताकि जो है ना वो लिस्ट होगी, ना वो उनको प्रोवाइड करेंगे, ना पकड़ेंगे। अगर कोई कमेंट करना चाह रहा है ले ले, मैं बात को फिर कंटिन्यू करूँगा। जी, यू आर ऑन एयर। सोनी दत्ती और ऑन एयर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसे एक मजाक की बात कर रहा हूँ, आज से शादियों में भी लोग नहीं आ रहे, 400 की शादी में 250 लोग आ रहे हैं, क्यों बोले भाई डोनाल्ड ट्रम्प पकड़ नहीं रहे। ये अच्छा। शादी तो क्या रहा हूँ, 550 का सेटअप था जी जी, 350 लोग आए थे। बिल्कुल बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रम्प का ही पकड़वाना है। तो मैं जोक कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, हाँ खैर जो करना चाहिए, जो अच्छा है। आपने टर्की की प्राइस बताया ना इटालियन एक्सप्रेस की, जी जी, वो $175 की है। 155 की है? 75। अच्छा, गलत हो गया, एक मिस्टेक हो गई। जी जी, आपने 155 बोला, मैंने अभी फोन करके कंफर्म किया। अरे बाप रे बाप, तो थैंक यू। नहीं 175 है। अरे बाप रे बाप, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ भाई, आपने जी, करेक्ट कोई कर बात दी। नहीं, बहुत ये बात करेक्शन भी ऑन एयर हो गई है, तो मुझे ब्लेम ना बहुत दीजिएगा शुक्रिया। सुनने वाला। हाँ, एक और करेक्शन कर दूं। जी जी बिल्कुल कीजिए। आप जब किसी को कहते हैं ना उनका फोन नंबर है, आप इतनी तेज बोलते हैं कि लगता है उनका फोन नंबर है। ओह माय गॉड, नंबर क्यों बता रहे हैं भाई, बंदा मारा ही नहीं है। अशरफ भाई, आपके हिस्सा मिजा के मैं पहले भी बहुत कायल था और कायल हो गया हूँ अब तो। बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज। तो मैं ये कह रहा था कि वो उसके गवर्नर ने जो है ना वो न्यूयॉर्क के बड़ा अच्छा काम किया कि इलीगल लोगों की लिस्टें जो है ना डेटा बैंक में से गायब कर दी हैं, ताकि उन लोगों को आसानी से जो है ना वो पकड़ ना सकें, वो शहर में वो क्रैक डाउन ना कर सकें। तो जवाब में जो है ना वो डोनाल्ड ट्रंप ने भी धमकी दे दी है। उसने क्या धमकी दी है कि भाई जितने जो सेंचुरी सिटीज़ हैं जो इलीगल लोगों को छुपाते हैं अपने दामन में, और ये हमेशा से, अभी से नहीं, जब से अमेरिका बना है, जब से यहाँ पे इमिग्रेशन शुरू हुई है, जब से ही चल रहा है। तो उनको डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि मैं जो है ना उन लोगों की फेडरल फंडिंग कट डाउन कर दूंगा। चलें जी, हो गया, फेडरल फंडिंग कट डाउन करा लें, या जो है ना वो शहर में छुपे हुए इलीगल लोगों की लिस्टें हमें प्रोवाइड कर दें। डोनाल्ड ट्रम्प ने जो है ना वो प्यूटन से भी कई बार टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की और सीरिया और आईसिस की सूरत हाल पे तबादला ख्याल किया। मेरा ख्याल है, ये मैं जो भी बात करता हूँ इस रेडियो शो पे, टॉक शो पे, आप लोगों को सलाह, वो मेरा अपनी ओपिनियन होती है, मेरा ऑब्जर्वेशंस होता है, मेरे एनालाइज्ड होती है कि डोनाल्ड ट्रम्प प्यूटन के साथ ताउन करके आईसिस को कंट्रोल या ख़त्म कर देंगे, और ट्रम्प के जो है ना वो ओहदा संभालते ही प्यूटन अमेरिका का दौरा करेंगे और पर्सनली ट्रम्प से मिडल ईस्ट के हालात पे डिस्कशन करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है, ये मेरे एनालाइज के हिसाब से मुझे पूरा यकीन है कि दोनों सुपर पावर्स मिलकर आईसिस के जिन को काबू कर लेंगे, और आईसिस का खात्मा ट्रम्प को अमेरिका में बहुत मकबूल बना देगा। ये मैंने जो आपसे कहा था ना कि आप कोई पेशन गोई करें या कोई बात को आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो वो मेरे जहन में ये पेशन गोई है, ये बात ऑब्जर्वेशन में है कि ये आईसिस जो है ना ये इस ट्रम्प के दौर में ख़त्म हो जाएगी, और इससे ट्रम्प की मकबूलियत बहुत बढ़ जाएगी, और हो सकता है अगले और 4 सालों के लिए इडियट कंटिन्यू हो जाए। लेकिन हमारा काम तो कर देगा ना, इडियट भले कंटिन्यू हो जाए, लेकिन जो फ़ायदा, जिस काम में हम अपना फ़ायदा देख रहे हैं वो हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। और एक और बात, जो ट्रम्प मुसलमानों के ख़िलाफ़ दिए गए बयानात पर अपनी पोजीशन बदलते नज़र आते हैं, क्योंकि इनके मुशीरों ने समझा दिया होगा कि खुल्लम खुल्ला मुसलमानों से दुश्मनी, दुनिया के दूसरे बड़े मज़हब के मुल्कों से दुश्मनी जो है ना वो अमेरिका की इकोनॉमिक पे बुरा असर डाल सकती है। जैसा कि मैंने लास्ट वीक भी तबसरों में भी एनालाइज किया था, तो उनके मुशीरों ने समझाया होगा कि ये खुद ही एक दूसरे को फ़िरकों के नाम पे मार रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो फिर हमको बुरा बनने से क्या फ़ायदा भाई, हमें तो उनकी पीठ थपथपानी है, बाकी काम ये खुद कर लेते हैं।
हमारा अगले 4 सालों का मिशन ये है कि ईरान और सऊदी अरब दोनों की पीठ थपथपाएं और किसी तरह भी हो इन 2 बड़े फ़िरकों वाले 2 बड़े मुल्कों को जंग पर मजबूर कर दें। ये अगली इस सीधे रास्ते की टेढ़ी चाल अगली जो है ना वो ये होने वाली है। चाहे हौसी बागियों को सपोर्ट करें या आइसिस को कोई और नाम देके सऊदी अरब में लॉन्च करें, हमारा काम भी हो जाएगा और खुल्लम खुल्ला इस्लाम दुश्मनी भी नहीं करनी पड़ेगी। ये बात ट्रम्प को समझ आ गई। उसने कहा यार अब गल तो तुसी बिल्कुल सही की थी है, ऐसे ही होना चाहिए है ना। तो उसने जल्दी से अपनी सोशल मीडिया की वेबसाइट पे गया और जितने उसने जो है ना वो लिखे थे इस्लाम दुश्मनी और मुसलमान दुश्मनी वाले बनाए बयानात वो सारे उसने वहाँ से मिटा दिए। लोग मेरी बातों को सीरियस लें या ना लें मुझे कोई गर्ज नहीं। मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में अमेरिका दुनिया की थानेदारी का जो ठेका उठाए बैठा है ना गुज़िश्ता 40-50 सालों से, उसमें कुछ तब्दीली आएगी। अमेरिका के 70 से ज़्यादा ममालिक में 800 से ज़्यादा फ़ौजी अड्डे हैं और जिसमें तकरीबन 1.5 लाख फ़ौजी तैनात हैं जो तकरीबन सेकेंड वर्ल्ड वॉर से कायम है यानी कि 1944 से ये अड्डे वहाँ पे कायम है और उनका काफ़ी अखराजात भी आते हैं। अखराजात का डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इंतखाबी मुहिम में काफ़ी लोगों से सवाल किया था। ट्रंप सदारत संभालने के बाद इन मुल्कों से इन फ़ौजियों के अखराजात का मुआवजा मांगेगा क्योंकि पहले सुपर पावर बनने के लिए वो अड्डे अमेरिका की ज़रूरत थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से वो तमाम जहाँ भी गया था वो वहाँ पे अपने जहाँ भी गए हम, वो गाना है ना क्या, जहाँ भी गए हम निशान छोड़े आए, तो हम जहाँ भी गए हम वहाँ अपने फ़ौजी छोड़ आए। तो वो 44 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर से फ़ौजी छोड़े हुए थे, वो उस वक्त ज़रूरत थी अमेरिका की, मगर अब नहीं रहे वो फ़ौजी अड्डे उन मुल्कों की ज़रूरत बन गए। तो ट्रम्प इन मुल्कों से डील करेगा कि नथिंग इज़ फ्री। भाई हम लोग कहते हैं ना कि अमेरिका में कुछ भी फ्री नहीं है, तो हमारे फ़ौजी वहाँ पे क्यों फ्री बैठे हुए हैं? तो ठीक है, पहले हमने अपना टैका बिठाना था वहाँ पे, अपना टैका जमाना था वहाँ पे, तो फ़ौजी बिठा दिए थे। अब हमारा टैका जम चुका है, हम दुनिया के थानेदार बन चुके हैं, अब हमारे को ज़रूरत नहीं है। अब हमारे को जो है ना वो पैसे दो वहाँ पे अपने फ़ौजी बिठाने के, हमारे को कुछ माल वाल बनाओ, क्योंकि बिजनेसमैन मेंटालिटी का है ना, तो बिजनेसमैन तो कोई चीज़ भी फ्री नहीं देते। तो उसने बोला कि भाई अब तो इनसे या तो डील बनाएंगे, पैसे से दें। तो उसने जब ये ऐलान किया तो जापान के, आपको भी पता है कि वज़ीर आज़म भागे भागे आए, क्योंकि जापान को सबसे ज़्यादा उनके फ़ौजी अड्डों की ज़रूरत है। पूरे जापान की हिफाजत अमरीकी फ़ौजी करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके अब तक। तो उसने कहा यार ऐसा कुछ ना करो ट्रम्प भाई, अपने फ़ौजी अगर बुला लिए तो हमें तो वो फ़ौरन ही जो है ना वो चाइना खा जाएगा, हमारे पास तो फौजी ताकत ही नहीं रहेगी। तो खैर इनकी कोई इंटरनल डील बन गई होगी। आपने देखा होगा पिछले दिनों जापानी वज़ीर आज़म आए हुए थे, मिलके भी गए, बहुत तारीफ़ करके गए ट्रम्प की। लेकिन ये बात तय है कि ट्रम्प के दौर में अमेरिका के बहुत से फ़ौजी अड्डे बंद कर दिए जाएंगे। ये फ़ौजी अड्डे ऐसे ही हैं जैसे साउथ साइड पे फोरक्लोज घर जिन्हें कोई नहीं ख़रीदता और ड्रग माफिया का अड्डा बने हुए हैं। ऐसे ही दुनिया के बहुत से फ़ौजी अड्डे हैं जिनका कोई काम नहीं रहा, मगर अमरीकी मईशत पर बोझ बने हुए हैं। वो पैसे हम अमरीकी अवाम को, अमरीकी लोगों पे लगने चाहिए ना। जो फ़ौजी अड्डे जिनका कोई काम नहीं रहा, वो फोरक्लोज हाउसेस हैं, बंद पड़े हुए हैं, तो उनको वापस बुलाने चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ट्रम्प का आने वाला 4 साला दौर अपने अंदर बहुत सी प्लस माइनस रखता है। जो कुछ अच्छे हैं तो कुछ ख़राब हैं, लेकिन किसी के लिए कुछ अच्छा किसी के लिए कुछ ख़राब होता है और कुछ ख़राब किसी के लिए अच्छा होता है। बस ऐसी दुनिया चलती है और हम भी चल रहे हैं। और ये मेरा जो है ना वो एनालाइज है इस ट्रम्प के अगले 4 साल दौरों का। अगर आपको कोई राय है तो 8474। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अब आप बोलेंगे कि मैंने सब कुछ गलत कहा। सिस्टम के हिसाब से चलते हैं। जी जी, जंग होती है उसको काफी बड़ा किया जाता है और 3-4 प्रेसिडेंट ऐसे आते हैं जो जंग को जारी रखते हैं, फिर प्रेसिडेंट ऐसा आता है जो जंग को खत्म करता है जी हाँ, और जंग का प्रचार शुरू कर देता है। जापानी और जापान जो है उनको अपनी फौज रखने की और उनको इन सारी चीजों की इजाजत नहीं है, क्योंकि उनको पता है अगर इनको फौज बनाने और हथियार बनाने और हथियार रखने की इजाजत दे दी जाएगी, ये कल फिर किसी और से बड़ा पंगा करेंगे, फिर दोबारा पर्ल हार्बर करेंगे लोग। दोबारा कोई यानी कि किसी के खिलाफ जंग करेंगे, फिर दोबारा पावरफुल हो जाएंगे, क्योंकि इनकी हिस्ट्री ऐसी है। जी जी बिल्कुल। 2 दफा इन्होंने बहुत बड़े जबरदस्त पंगे किए हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर वगैरह में। जी हाँ, जापान ने तो उससे पहले भी काफी हिस्ट्री में शुरू के दिनों में काफी प्रॉब्लम डाले हैं। उनके ऊपर पाबंदी है फौज रखने, हथियार रखने, और उनको बोला गया है तो हम तुम्हारी हिफाजत हम करेंगे। सही है।
तो या हाँ, तो फिर उनको कहा जाए कि हाँ भाई ठीक है, तुम अपनी फौज रखो, अपना सब कुछ करो। तो एक सिस्टम के हिसाब से होता है कि अभी एक प्रेसिडेंट आएगा, वो अमन की बात करेगा, सही। फिर अगले 10 साल तक ठीक ठाक चलेगा, फिर नए हथियार दोबारा बन जाएंगे, तो फिर ये कोई ना कोई जवाब बना के फिर किसी और के खिलाफ जंग शुरू करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। और मतलब पीठ पीठ थपथपाने की भी बहुत पुरानी आदत रही है ना, बात में पीठ थपथपाने की बहुत पुरानी आदत रही है। एक ज़माने में सद्दाम हुसैन के बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई कि तुम जो है ना वो कुवैत पे जो है ना वो कब्ज़ा जमा लो। तो वो बड़ा जोश में आ गया, अरे वाह अमेरिका मेरे बैक पर है, मैं अभी जो है ना वो कुवैत की बैंड बजाता हूँ। उसने कुवैत पे कब्ज़ा जमा लिया। अच्छा, कुवैत पे जैसे ही कब्ज़ा जमाया, उसके जवाब में जो है ना वो कुवैत को छुड़ाने के लिए अमरीकी फ़ौजियों ने जो है ना वो मुदाखलत की और फिर सद्दाम की फ़ौजों को पीछे धकेल दिया। तो एक तरफ पीठ भी थपथपाते हैं और दूसरी तरफ जो है ना उसके साथ बगावत भी कर देते हैं। ये बड़ा अजीब और गरीब किस्म का टेम्परामेंट है इनका, जो अपने मफाद के लिए किया जाता है। के लिए आओ, हम तुम्हें पैसा देंगे और हम तुम्हें सोना भी बहुत देंगे। जी सही है। चले जी, अब मेरी राय की बारी है। मैं कहूँगी कि ये ट्रम्प जो आए हैं ये हम अमेरिका के लिए फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान करेंगे। उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन जो है अमेरिका की और वर्स हो जाएगी। ये इनके 2 इकदामात से होगा। सबसे पहला इकदाम को ये कि हर जगह से वो वॉर को ख़त्म करेंगे, अपने फौजी वापस बुलाएंगे। जब वॉर दुनिया में ख़त्म हो जाएगी तो वो असलहा जो अमेरिका बनाता है और जो एक बहुत बड़ा सेलर है इस असले का, जब ये सेलर कोई जब जंगें ही बंद हो जाएगी तो इनसे ये असला खरीदेगा कौन? तो एक तरह से इकोनॉमिक झटका तो पहला ये लगेगा। दूसरा झटका वो लगेगा